आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 19 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके पहले के जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरीके से आपको करना सिखाऊं जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में अप्रोच कर सकते हैं, जिससे आपको कम से कम समय लगे। जहाँ पे ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट की वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करता हूँ, जिससे आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये एक तरफ से आपके लिए प्रैक्टिस का काम करेगा अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो अगर वीडियो से आप मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद से आप मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन को देखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 का 65% 35 के 1/5 से कितना अधिक है। तो 35 का 1/5 करेंगे तो ये 7 बार चला जाएगा। और 65 का अगर 65% निकालता हूँ तो इस तरह के क्वेश्चन में बताया हूँ, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 65 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। 6 से 1 7, 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा। 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा। तो इस 7 से ये कितना अधिक है, तो बस इसमें से 7 घटा दूंगा मैं, तो दशमलव का 2 5 आएगा। और 42 में से 7 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 35 और 7 42 हो जाएगा। तो 35.25 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए दोनों स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 18 दिनों में बिछा सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिनों में पूरा कर दिया। तो सी अकेले यह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिख देता हूँ। तो ए 18 दिनों में कर सकता है, बी कितने दिनों में, तो 10 दिनों में, और सी की सहायता से, इसके कहने का मतलब क्या है कि ए बी और सी तीनों मिलके इसे कितने दिन में कर देना है, 4 दिन। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 18 में 9 दिख रहा है तो 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इस 10 में 5 दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो अगर 18 से अगर मैं भाग करता हूँ तो कितनी बार चला जाएगा, तो 10 बार चला जाएगा। ये 10 से भाग करता हूँ तो 18 बार चला जाएगा। और अगर 4 से भाग करता हूँ तो कितनी बार, तो 9 पचे 45 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी 10 निकल के आ गई, बी की 18 निकल के आ गई। दोनों को जोड़ दूंगा तो 28 हो जाएगी। इस 45 में से अगर 28 में घटा दूंगा तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो 15 में से 8 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 17 हो जाएगा। और इसी 17 एफिशिएंसी से इस टोटल कार्य को कराना है तो लगने वाला समय कितना हो जाएगा, तो ये टोटल कार्य है 180। 17 से भाग कर दीजिए तो 17 का में 17 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, यानी कि ये 10 बार जाएगा और 10 बच जाएगा, क्योंकि 17 दाम 170, 10 बचेगा। तो 10 सही 10/17 क्या हो जाएगा, लगने वाले दिनों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल और मोहन सिंह ने मिलकर एक व्यवसाय में 76,800 का निवेश किया। वर्ष के अंत में अगर 19,000 के लाभ में मोहन सिंह का जो हिस्सा है वो 3800 है, तो उनके निवेशों में कितना अंतर था। तो जिस अनुपात में इन्हें लाभ मिला होगा उसी अनुपात में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ से 2 जीरो हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू से रेशियो का कोई अंतर नहीं होता है, तो यहाँ से भी 2 जीरो हटा दूंगा। तो टोटल लाभ अगर 190 है तो इसमें मोहन सिंह का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। तो अब्दुल का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो घटा दूंगा मैं। तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 152 किसका हो जाएगा, तो ये अब्दुल का हिस्सा हो जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करूं तो 2 से कट कर लेता हूं मैं। तो 2 से कट करूंगा तो 19 दूना का 38, यानी कि 19 बार ये चला जाएगा। इसको 2 से कट करूंगा तो 2 7 14, 1 12, 6 बार चला जाएगा। 19 से अगर कट करता हूँ तो 1 हो जाएगा, 19 चौक 76, यानी कि 1:4 क्या हो जाएगा, इनके लाभ का निवेश हो जाएगा। और इसी निवेश में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट भी किया होगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो 5 हो जाएगा टोटल पैसा। इसी 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 76,800 दिया है। आपसे पूछ कह रहा है कि अंतर।
तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो 3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से 5 से कट करूँगा तो 5 एकम में 5, ये आपका 2 26 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 1 18, 5 3 15, 3 30, 6 बार चला जाएगा। तो ये 1 की वैल्यू हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 से इसमें गुणा कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, 6 3 18 को 8 हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ कंपेयर कर लीजिए, तो लास्ट में 80 किस में दिख रहा है, तो 0 80 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लिया करिए, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी की वर्तमान आयु का 6 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 11 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना उस समय पी की आयु के 6 गुना से 27 वर्ष कम होगा, तो क्यू की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए, इसको या तो आप किससे कर सकते हैं, तो या तो आप एक्स मान के बेसिक से कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, अगर पहला वाला ऑप्शन अगर यानी कि 6 अगर मैं लेके चेक करता हूँ, तो अगर क्यू की वर्तमान आयु, क्योंकि पूछ आपसे रहा है क्यू की आयु, तो क्यू की आयु अगर मैं 6 मानता हूँ तो पी की आयु कितनी हो जाएगी, तो 11 और मैं 6 जोड़ दूंगा तो 17 हो जाएगी। तो पी की आयु का अगर 6 गुना करूंगा, क्योंकि इसमें दिया है कि पी की वर्तमान आयु का 6 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 11 वर्ष अधिक होगी, तो किसी भी संख्या के 6 गुना करने पे 17 नहीं होगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। इसी तरीके से 7 पे चेक कर लीजिए, तो देखिए 11 में 7 जोड़ूंगा तो 18 हो जाएगा, और पी की आयु का 6 गुना करने पे 18 हो जा रहा है, क्योंकि पी की जगह पर अगर 3 होगा तो 6 का 3 गुना करेंगे तो 18, तो ये हो सकता है। ठीक है, बाकियों को भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर 11 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 में 11 जोड़ूंगा तो 27, 27 6 से विभाजित नहीं होगा। 11 में 12 जोड़ूंगा तो ये भी आपका 6 से विभाजित नहीं होगा, तो ये तीनों आपके ऑप्शन नहीं होंगे। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका होगा, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप बेसिक से करना है, इसको मैंने सिखाया है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि 50 बराबर x है, और 50 बराबर y है, और x z बराबर y 3 है, तो z का मान कितना होगा। तो बस इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी है, तो 50 है, इसके घाते z है, तो z का इसमें गुणा हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो y की वैल्यू 50 है, इसका क्यूब है, तो यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा। जब भी आधार समान होते हैं तो घात एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से मैं अगर इसको बराबर कर देता हूँ तो 92z ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 26 × 3 के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 से कट कर लूँगा तो 2 चौको 8, 1 12, 6 बार चला जाएगा। और इसको कट करूँगा 2 से तो 1 और 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 13 3 39 और बटा कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो दशमलव बढ़ जाएगा, 0 हो जाएगा ये ऊपर। ठीक है, तो 4 से अगर मैं करता हूँ तो 4 7 28, 4 8 32, यानी कि लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 बार में कितना हो जाएगा ये, तो 8 6 के 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 चौको 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। घटा दूंगा मैं तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, 24 यानी कि 0 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 4 5 20 यानी कि लगभग 5 बार चला जाएगा। तो 0.85 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या, जो कि मैं लिख लेता हूँ कि N23M40 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच में संभावित सही संबंध प्रदान करता है। तो सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, तभी संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ से अगर मैं जोड़ूंगा तो 3 में 4 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो m+2 में 0 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से m - n ये निकालूंगा तो 7 में से 2 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये किस में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो देख लीजिए, तो देखिए 28 का 2 गुना करेंगे यानी 2 गुने से अधिक है, 33 का 2 गुना करेंगे तो 66, ये भी 2 गुने से अधिक है, 45 का 2 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी ये 2 गुने से थोड़ा सा कम है।
लेकिन ये तो 2 गुने से काफ़ी कम है, तो यही वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 9 महिलाएं और 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा लिख दे रहा हूँ। तो 6 मेल इसे कितने दिन में कर दे रहे हैं, तो 8 दिन में, और इसी कार्य को 3 महिलाएं 18 दिन में कर दे रही हैं। तो यहाँ से मेल और फीमेल की एफिशिएंसी निकाल देता हूँ मैं। तो 6 से कट करूँगा तो ये 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ से मेल और फीमेल इसकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप रख के टोटल वर्क निकाल दीजिए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू मेल की एफिशिएंसी 9 है इंटू 8 हो जाएगी। अब इस कार्य को कराना किससे है, तो 9 महिलाएं और 8 पुरुष। तो महिला की एफिशिएंसी कितनी है, तो 8 है, तो 9 महिलाओं की कितनी हो जाएगी, तो 9 इंटू 8 हो जाएगी। इसी तरीके से पुरुष की एफिशिएंसी 9 है और 8 पुरुष से कराना है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल क्षमता हो जाएगी। और इसी से इस कार्य को कराना है, तो दोनों में 72 यानी कि 72 दुना कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 9 8 72 दुना के 144 हो जाएगा। 2 से भाग करूँगा 6 में, तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। तो लगने वाले दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, वही संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 9 है, इसके लास्ट में 6 है। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या, जो कि संख्या आपको दी गई है, 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच में संभावित सही संबंध व्यक्त करता है। इस तरह का क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आया था, मैंने सॉल्व कराया है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो n + 6 + 3 हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 4 + m + 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से m - n ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 4 11 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 में से 11 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। और ये किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ये आपको दी गई है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो इसके लास्ट में 5 है। अभी मैंने 5 से विभाजिता का नियम बताया है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो ये संख्या 5 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक वह आंकड़ा होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो या जो सबसे अधिक बार आया हो। तो 65 को देख लीजिए, तो देखिए 1 बार आया है 65, और कहीं दिख रहा है क्या 65, तो देखिए 2 बार आया है 65, तो लिख लीजिए 2। 81 देख लीजिए, तो 81 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, और ये 4 बार आया है। तो 81 4 बार आया है। 87 देख लीजिए, तो 87 1 बार आया है, और 87 कहीं पे है नहीं है, तो ये 1 बार आया है। 70 देख लीजिए, तो 70 आपका 1 बार यहाँ पे दिख रहा है, 70 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी कितनी बार आया, 2 बार। तो सबसे अधिक बार क्या आया है, तो 81 आया है। तो यही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 490 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति जो कि समान दिशा में चल रहा है 12 सेकेंड में पार कर लेती है। देखिए, चूंकि दोनों व्यक्ति और ट्रेन जो है वो समान दिशा में चल रहे हैं, तो ट्रेन की अगर स्पीड x मैं मानता हूँ, तो इसमें से व्यक्ति की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और चूंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इसलिए घट जाएगी। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 490 मीटर है और कितने सेकंड में पार कर रहा है, तो 12 सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी, नेट स्पीड हो जाएगी। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 6 दुना के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 5 दुना के 10, ये 0 यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से x - 9 इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 50 अगर ये होता तो 50 3 150 हो जाता, 3 घट जाएगा तो 147 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो अगर इसमें से 9 जोड़ूंगा तो 156 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 7 16 हो जाएगा। तो 156 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है, इस ट्रेन को विपरीत दिशा से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 500 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगा।
तो देखिए अब दूरी क्या हो जाएगी, तो 490 मीटर पहले ट्रेन की लंबाई थी और दूसरे ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। अब इसको किस स्पीड से तय करना है, तो पहले वाले की स्पीड 156 निकाला हमने, दूसरे की स्पीड कितनी है, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। चूँकि विपरीत दिशा में चल रही है तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे। तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 11 बार चला जाएगा। 11 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 55, भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 55 हो जाएगा। भाग करेंगे 11 से तो ये 90 बार चला जाएगा, ये 5 बार। 5 से भाग करेंगे 90 में तो 18 5 90, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 1200 में 2 साइकिल खरीदी। मैंने पहली साइकिल को 10% की हानि पर और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। तो एलिगेशन लगा दीजिए। तो पहली साइकिल को 10% की हानि पे तो -10 हो जाएगा, दूसरे को 20% के लाभ पे तो प्लस का 20 हो जाएगा, और पूरे लेन देन में न तो उसको लाभ हुआ है न तो हानि, तो 0 हो जाएगा। तो घटा दीजिए इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 0 में से माइनस का 10 घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये जो आएगा वो दोनों वस्तुओं के CP का रेशियो आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, उनके CP का रेशियो हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देता हूँ तो 3 होगा। इसी 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 1200 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि पहली साइकिल का क्रय मूल्य, यानी कि इस 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 400 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 दूना के 800 क्या हो जाएगा, पहली वाली साइकिल का क्रय मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin A + cos A डिवाइडेड बाई cos A बराबर 17/12 है तो sin A और cos A का मान कितना होगा। तो देखिए इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो 12 sin A ये बराबर किसके हो जाएगा, तो देखिए 17 cos A हो जाएगा। 12 cos A जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 cos A हो जाएगा। यहाँ से cos A से भाग कर देता हूँ तो ये हो जाएगा sin A डिवाइडेड बाई cos A, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 5/12 के हो जाएगा। तो sin A अपन cos A किसके बराबर होता है, तो tan A, तो tan A किसके बराबर हो जाएगा, तो 5/12 हो जाएगा। तो अगर मैं त्रिभुज बना लेता हूँ तो tan किसका अनुपात होता है, तो लंब और आधार का होता है। तो अगर ये 5 है तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 13, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो आपसे sin A की वैल्यू पूछ रहा है, तो sin क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि 5/13 हो जाएगा, और cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 12/13 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 1 में दिया हुआ। ये तो एक बेसिक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, पर आप एग्जाम में एक और तरीके से बिना सॉल्व के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वो कैसे, तो देखिए sin A जो होता है वो आपका लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, और cos A जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। और हमें पता है कि जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी जो साइड होती है वो कर्ण होती है। तो ऑप्शन पे अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ पे जो कर्ण की वैल्यू है वो ऊपर वाली वैल्यू से छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए 5 है और ये 12 है, ये भी क्या ऊपर वाली वैल्यू से छोटी है, तो ये भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि दोनों में नीचे कर्ण आएगा तो बराबर होना चाहिए, इसमें तो 5 और 12 है, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका देखिए 17 है और ये 16 है, ये ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी तो है पर बराबर नहीं है, क्योंकि sin A में भी नीचे कर्ण आता है और cos A में भी नीचे कर्ण आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर आप बता सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि 9 गुनी हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो पैसा बढ़ता है वो हमेशा जीपी में बढ़ता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको आप गुणोत्तर श्रेणी में आप बोल सकते हैं कि पैसा बढ़ता है। तो कह रहा है कि 8 वर्षों में क्या होता है, तो अपने का 3 गुना हो जाता है, यानी कि 1 से कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो अगले 8 वर्षों में क्या हो जाएगा, इसे 3 का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है, तो 1 से 9 होने में कितना समय लग रहा है, तो 8 साल यहाँ पे और 8 साल यहाँ पे, यानी कि 16 वर्षों में अपने की क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D पर BD लंब AC है और कोण DBC बराबर 54 अंश है। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार से है कि कोण CAE बराबर 72 अंश है।
तो कोण AEB की माप कितनी होगी। तो बस चित्र बना के मैं समझा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज क्या है, तो ये आपका AC और ये B है, ठीक है। B से यहाँ पे लंब डाला गया है BD। आगे कह रहा है कि BC पर एक बिंदु E, तो मैं मान ले रहा हूँ कि एक बिंदु E ये इस प्रकार से है, और अगर मैं इसको मिला देता हूँ तो कह रहा है कि CAE, तो CAE यानी ये जो कोण है वो 72 अंश का है। और क्या दिया है, तो कोण DBC, तो DBC यानी ये जो कोण है वो कितने अंश का दिया है, तो 54 अंश का दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि कोण AEB, तो AEB यानी ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ इस त्रिभुज की, तो ये 90 अंश का है, ये 72 अंश का है, तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 18 अंश का हो जाएगा। अगर ये 18 अंश का है तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 18 अंश का हो जाएगा। अब देखिए अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो ये 54 है, ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के और 180 में से घटा दूंगा, तो 18 × 54, 18 × 4 72 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 72 हो जाएगा, और 180 में से अगर मैं 72 घटा देता हूँ तो लास्ट में आपका 8 आएगा, और साथ में 7 जाएगा 0, यानी कि 108 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया है कि 18 में 54 को जोड़ा है तो 72 हो जाएगा, और 72 को 180 में से घटा दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिस कोण की माप पूछ रहा है उसका आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, तो सरल कर लीजिए। तो देखिए 7x² हो जाएगा, और ये 7x² यहाँ पे, तो 14x² प्लस का होगा, यहाँ पे तो माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है, तो ये दोनों ऑप्शन इसके नहीं होंगे। आगे बढ़िए, तो इसमें -5x है और यहाँ पे भी -5x है, तो इसको मैं चेक नहीं करूँगा, तो कांस्टेंट वाली वैल्यू चेक करूँगा। तो चूंकि यहाँ पे x पहले से है तो कांस्टेंट तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा, तो 7 दूना के 14 माइनस का हो जाएगा, और 18 पहले से है, घटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा, और ऊपर वाले में तो माइनस का 4 है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 182 है, दोनों संख्या में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर मैं मान लेता हूँ, ऑप्शन के थ्रू इसको करने का प्रयास करता हूँ कि बड़ी संख्या को अगर मैं 26 मान लेता हूँ, तो इसके पहले वाली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और 26 में अगर 25 का गुणा करेंगे तो लास्ट में इसके 0 आ रहा है यहाँ पे, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 चेक कर लेता हूँ, तो बड़ी संख्या अगर 7 है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, गुणा करेंगे तो ये 182 कभी नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चौथे वाले ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ, तो बड़ी संख्या 27 है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अगर मैं इस 27 को सिर्फ 26 भी मानता हूँ तो 26 का स्क्वायर 182 से बहुत अधिक होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता 65% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बताए गए वजन से 70% कम वजन का उपयोग करके बेईमानी करता है। तो कह रहा है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए कह रहा है कि मेरी जेब से 100 रुपया लग रहा है, लेकिन मैं आपसे 65% की हानि पे, यानी कि सिर्फ आपसे मैं 35 रुपये ले रहा हूँ, लेकिन क्या कह रहा है कि 70% कम वजन का है, यानी कि जो पैसा ले रहा है वो 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, तो 70% कम, यानी कि 300 ग्राम सिर्फ दे ही रहा है। तो बस क्या कर लीजिए, ये इसका CP हो जाएगा, ये इसका SP हो जाएगा, निकाल लीजिए। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 0 कट जाएगा, तो 30 रुपये में खरीद के ला रहा है, 35 में बेच रहा है, तो 5 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, 30 पे। प्रतिशत आपसे लाभ पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो भाग दूंगा तो 6 बार चला जाएगा, और 100 में जब 6 से भाग करूंगा तो 16.66 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 402 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच में 13:8:9 के अनुपात में बांटा जाता है। बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। तो अगर इसी अनुपात में पैसा बांटा जाता है, यानी कि 13, 8 और 9 यही पैसा दिया जाता है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 13 होगी, सबसे छोटी वैल्यू 8 होगी। इसका अंतर मैं निकालूंगा तो 8 और 5 13, यानी इसी 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और अगर इन तीनों को जोड़ देता हूं तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, तो 9 8 17, 17 में 13 जोड़ूंगा तो 30 हो जाएगा। इसी 30 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 402 दिया है। आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों साइड 6 से भाग कर दीजिए, तो 6 × 5 = 30, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36,
और 4 42 6 7 42 यानी कि 67 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है जब इसमें और हवा डाली जाती है। मूल गुब्बारे के आयतन और फुलाए गए गुब्बारे के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो जो भी आयतन का अनुपात होगा इसकी त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। तो जब उसमें हवा नहीं भरी जाती है तो उस समय त्रिज्या 5 है, तो गुब्बारे का जो आयतन होगा गोलाकार होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ रेशियो निकालना है तो आर क्यूब निकाल देंगे। तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा। गुब्बारे में हवा भरने के बाद से त्रिज्या 10 हो जा रही है, 10 × 10 × 10 हो जाएगा, यही अनुपात हो जाएगा। तो अगर 5 से कट करूँगा तो ये 2 बार, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 8 बचेगा। तो 1:8 क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रितेश और गौरी को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। रितेश 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ड्राइव करता है। तो लिख लेता हूँ मैं, रितेश 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो गौरी है वो 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ड्राइव करती है। यदि रितेश को कानपुर पहुँचने में 9 घंटे लगते हैं, लिख देता हूँ 9 घंटे लगते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि गौरी को कानपुर पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, चूँकि दूरी फिक्स है तो जो भी स्पीड का रेशियो हो जाएगा उसी का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो 11 से कट कर लेता हूँ तो 6 बार और ये 9 बार चला जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, तो 9:6 निकल के आ जाएगा। इस 9 की वैल्यू 9 दिया तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो लगने वाला समय उसको क्या हो जाएगा, गौरी को 6 घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 70,000 है और इस पर 16% की छूट दी जाती है। छात्रों को एक अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि एक छात्र कंप्यूटर के लिए 57,036 का भुगतान करता है तो छात्र को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिली है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है लिख दीजिए। तो अंकित मूल्य कितना है, तो 70,000 अंकित मूल्य है। 16% की छोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, तो 84% हो जाएगा। तो 84/100 हो जाएगा। अब मैं मान ले रहा हूँ कि x% की अतिरिक्त छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 100 - x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जा रहा है, तो 57,036 के बराबर हो जा रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी इसको सिर्फ y मानता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे कि 100 - x, इसको मैं y मानता हूँ। तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी y की, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए मैं 100 में से क्या करूँगा, घटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, तो 57036 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, तो 84 × 7 हो जाएगा। 7 से कट कर लेता हूँ तो 8 बार चला जाएगा, 56 1 10 हो जाएगा, 7 × 7 3 33 हो जाएगा, 7 × 4 28 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 7 8 56, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 4 से कट कर लेता हूँ तो 4 दूने के 8, 4 एकम 4 हो जाएगा। इसको 4 से कट करूँगा तो 4 दूने के 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 7 से कट कर लेता हूँ तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 9 63, 7 एकम 7 हो जाएगा। 3 से कट कर लेता हूँ तो 3 9 27, 2 21, 3 7 21 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 97 हो जाएगी। तो बस यहाँ पे रख दीजिए 97। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 में से 97 घटाऊंगा तो 3% क्या हो जाएगा, अतिरिक्त छूट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपना ने 21,200 की धनराशि में से आंशिक धनराशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और आंशिक धनराशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। यदि वह 8 वर्षों के बाद दोनों निवेशों में बराबर ब्याज अर्जित करती है तो 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि 13% पर अगर 100 रुपया उसने निवेश किया तो कितने समय के लिए निवेश किया, तो 8 वर्षों के लिए, तो ये उसको ब्याज मिलेगा। और ये बराबर किसके है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 3% पे y रुपया उसने निवेश किया तो ये भी 8 वर्षों बाद इसको ब्याज जो मिल रहा है वो बराबर एक दूसरे के। तो यहाँ से x और y का क्या निकाल देता हूँ, अनुपात निकाल देता हूँ। तो x/y कितना हो जाएगा, तो 3/13 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 16 हो जाएगा। इसी 16 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 21,200 दिया है।
आपसे पूछ क्या रहा है कि 13% पर निवेशित धनराशि यानी इस x की वैल्यू पूछ रहा है, और x की वैल्यू माना क्या है, तो 3 माना है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 21,200 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा, और इंटू 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 से गुणा कर दूंगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 16 से अगर कट करता हूँ तो 16 का में 16 हो जाएगा, 5 52 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 16 दूना के 32 हो जाएगा, 8 80 हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 5 3 15, लास्ट में 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,630 है, इनमें 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 50% की वृद्धि होती है, और तीसरे वर्ष में 68% की कमी होती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो 10,630 उसकी वर्तमान जनसंख्या है, पहले 25% की वृद्धि हो रही है यानी कि 5/4 हो जाएगा, 50% की वृद्धि यानी कि 3/2 हो जाएगा, फिर 68% की कमी हो जाएगी यानी कि कितना हो जाएगा, तो 32% यानी कि 32/100। इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बस सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करूँगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 से कट करूँगा तो 2 दूने के 4 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1063 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 6 3 18 को 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, और लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3,480 है, उसे 2,958 में बेचा जाता है, तो छूट की दर कितनी होगी। तो घटा दीजिए कि कितने रुपया उसमें कमी हो रही है। तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 14, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14 यानी कि 522 रुपये की कमी हो रही है कितने पे, तो 3,480 पे हो रही है। प्रतिशत छूट बोल रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए अगर इस नीचे वाले का अगर 10% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 348 का हो जाएगा, 10% की वैल्यू हो जाएगी, यानी 522 हमें लाना है। तो देखिए 10% तो इसका आंसर नहीं होगा। 5% अगर निकालता हूँ तो अगर ये 10% की वैल्यू है तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 17 दूना के 34 हो जाएगा, और 2 चौको 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 174 क्या हो जाएगा, तो ये 5% की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसको जोड़ लेता हूँ तो 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 को 2 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, तो 15% की वैल्यू है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 153 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सम संख्याओं की औसत की बात कर रहा है, तो बस इसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे तो 154 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास जो है वो 22 सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, वैल्यू रख दीजिए, तो 4 × पाई, क्योंकि आंसर पाई में है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। व्यास अगर 22 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी यानी कि 11 × 11 हो जाएगी। 11 में 11 को गुणा करूंगा तो 121 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 दूना के 8 और 4 के में 4 हो जाएगा, यानी कि 484 पाई क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और -6 से भाग करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, -10 बार चला जाएगा, तो -9 और -10 हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 4 × 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 55 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 19 अगस्त 2025 को 3rd शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।